लॉस्ट स्प्रिंग मुकेश's स्टोरी। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम मुकेश की स्टोरी को पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि लॉस्ट स्प्रिंग जो ये चैप्टर है ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक से लिया गया है जिसे अनीस जंग ने लिखा है। मुकेश जो है एक यंग लड़का है, फिरोज़ाबाद में रहता है और उसकी फैमिली जो है वह बैंगल मेकिंग के काम में लगी हुई है। फिरोज़ाबाद एक भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ पे वो जो बैंगल मेकिंग का केंद्र है, एक सेंटर है और वहाँ पे मुकेश की फैमिली की तरह अन्य बहुत सारी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व्ड है बैंगल मेकिंग के काम में। साहिब आलम की स्टोरी जिस तरह चाइल्ड लेबर की समस्या को दर्शाती है, को हाईलाइट करती है, उसी तरह मुकेश की स्टोरी भी चाइल्ड लेबर की समस्या को दिखाती है। साथ ही यह दिखाता है कि किस तरह अनेक सारे जो परिवार हैं फिरोज़ाबाद में वो बैंगल मेकिंग के काम में ट्रेडिशनली फ्रॉम जनरेशन्स लगे हुए हैं, पीढ़ियों से इसी काम में लगे हुए हैं और इस काम से वो बाहर निकलना चाहते हैं, फिर भी इसके अलावा उन्हें कोई काम दिखाई नहीं देता है। उनके जो इन फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनके लिए कोई स्केप नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ियों से इसी काम में लगे हुए हैं। एक अर्ली एज से ही वो इस काम में लग जाते हैं और फिर एजुकेशन के अभाव में, रिसोर्सेज़ के अभाव में वो इससे अलग हटकर कुछ नहीं सोच पाते हैं। वो जो मनी लेंडर्स हैं, जो लॉ एंड गवर्नमेंट हैं, जो कीपर्स ऑफ द लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो किस तरह उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनके जो हालत है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो आइए इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं और इसकी जो मुख्य जो थीम है, जो इसमें अनीस जंग कहना चाहते हैं, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। मुकेश इज़ ए यंग बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद, अ टाउन इन इंडिया। मुकेश एक यंग लड़का है, फिरोज़ाबाद जो कि एक भारत में शहर है। द टाउन इज़ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। ये जो शहर है वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, चूड़ी बनाने के उद्योग के लिए जाना जाता है। मुकेश फैमिली हैज़ बीन इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग फॉर जनरेशंस। पीढ़ियों से मुकेश की जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग के काम में लगी हुई है। फैमिलीज इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन वर्क नियर हॉट फर्नेसेस इन डार्क एयरलेस रूम्स। जो परिवार हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं वो हॉट फर्नेसेस के सामने बैठकर काम करते हैं और ऐसे कमरों में काम करते हैं जहाँ पे लाइट कम होती है, जहाँ पे लाइट बहुत ही लो होती है या डिम होती है, और जो रूम्स होते हैं वो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता है, वहाँ पे वो एयरलेस रूम्स होते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल बट स्टिल कॉमन इन फिरोज़ाबाद। चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। जो बाल मजदूरी है वो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फिरोज़ाबाद में ये कॉमन है, जहाँ पे वहाँ पे चाइल्ड लेबर आप देख सकते हैं। द कम्युनिटी इज़ स्टक इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट बेस्ड ट्रेडिशन। जो वहाँ पे समुदाय है जो ये चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, वो एक गरीबी और जो कास्ट बेस्ड ट्रेडिशन है, ये जातिगत जो एक परंपरा है उनका चूड़ी बनाने का, इस के चक्र में वो फंसे हुए हैं, इससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे हैं। इन सच एन एनवायरनमेंट ड्रीम्स ऑफन फेड अवे बिफोर द फॉर्म। एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे वातावरण में जो उनके लिए जो ड्रीम्स है, सपने हैं, वो गायब हो जाते हैं या वो बनने से पहले ही गायब हो जाते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ नया करने का स्वप्न नहीं देख पाते हैं। बट मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश जो कि चूड़ी बनाने वाली फैमिली का ही एक सदस्य है, एक यंग बॉय है, वो साहस करता है स्वप्न देखने का और वो कहता है ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आप अगर इस बात को पर रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे कि मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ बहुत बड़ा ख्वाब है उसका, लेकिन एक व्यक्ति जो कि एक काम में लगा हुआ है, एक चूड़ी बनाने के काम में पीढ़ियों से लगा हुआ है, उसके लिए वह एक मोटर मैकेनिक बनना जो है एक बड़ी बात है, क्योंकि अपने जो पीढ़ियों से वो कुछ एक काम करते चला आ रहा है, उससे एक स्केप है, उससे वो अलग हटकर कुछ सोच रहा है। यह जो है वो एक बड़ी बात है मुकेश के लिए। या वहाँ पे जो चूड़ी बनाने के काम में जो फैमिलीज़ लगी हुई हैं, उस काम को देखते हुए मुकेश का ये जो ड्रीम है वो एक अच्छा या अलग हम कह सकते हैं कि एक अलग ड्रीम है उसका। हिज एम्बिशन साइंस एज अ रे ऑफ होप इन अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल। एक ऐसा जीवन जो कि स्ट्रगल से भरा पड़ा है, संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। चूड़ी बनाने का जो काम है वो काफ़ी संघर्ष से भरा पड़ा है, और वैसे जीवन में अगर वो कुछ अलग सोचता है या मोटर मैकेनिक बनने का ड्रीम रखता है, तो वो एक उम्मीद की किरण के रूप में है। मुकेश इज ड्रीम, मुकेश वॉन्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट। मुकेश जो है वो स्वतंत्र बनना चाहता है। ही बोल्डली डिक्लेयर्स आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। वो कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जब ऑथर उससे पूछती हैं कि वो क्या बनना चाहता है प्रोबेबली, तो वो जवाब देता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। व्हेन आस्क्ड इफ ही नोज एनीथिंग अबाउट कार्स, ही सेज आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो कार के बारे में कुछ जानता है, तो वो कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा
कार चलाना मैं सीख लूँगा। इन फिरोज़ाबाद वेयर नियरली एवरी फैमिली इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, मुकेश's ड्रीम अपीयर्स लाइक a mirage in the dusty lanes of फिरोज़ाबाद। द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज ड्रीम कमिंग ट्रू इज स्लिम। सो फिरोज़ाबाद में जहाँ पर लगभग हर एक दूसरा परिवार जो है, या लगभग हर परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा है, वहाँ पे मुकेश का जो ड्रीम है वो एक ऐसे स्वप्न की तरह है जो कि पूरा होने लायक नहीं है। सो मराज हम कहते हैं वैसे तो एक डेज़र्ट एरिया में पानी होने का जो हमें आभास होता है उसे मराज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मराज एक ऐसे ड्रीम के रूप में समझा जा सकता है जिसके फुलफिलमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही स्लिम है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज ड्रीम कमिंग ट्रू इज स्लिम। स्लिम, अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी स्लिम है मतलब उसके होने के चांसेस कम है। सो यहाँ पे ऐसा अनुमान किया जाता है ऑथर द्वारा कि उसकी मोटर मैकेनिक बनने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो चूड़ी बनाने का काम है वो एक जो साइकिल है जिसमें वो पीढ़ियों से वहाँ पे सारी फैमिलीज़ लगी हुई हैं, उस साइकिल से बाहर निकल पाना उनके लिए कठिन है। द टाउन ऑफ बैंगल्स। फिरोज़ाबाद इज सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग एंड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद जो है वो ग्लास ब्लोइंग एंड बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का केंद्र है। वहाँ पे चूड़ी बनाने का उद्योग है और उसका वो केंद्र है। फैमिलीज लिविंग हियर हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर वीमेन ऑलमोस्ट अक्रॉस द कंट्री। सो फैमिली जो है वहाँ पे रहती हैं, जो रहती हैं वो जनरेशन से, पीढ़ियों से इसी काम में लगी हुई हैं, चूड़ी बनाने के काम में लगी हैं, और उनका जो समय बीतता है वो फर्नेसेस के सामने बीतता है जहाँ पे वो ग्लास को वेल्ड करते हैं, चूड़ी को सोल्डर करते हैं और उसको वेल्ड कर कर बनाते हैं, बैंगल्स मेकिंग का काम करते हैं। और ऐसा मानो कि पूरे उस जो जगह है पूरे देश के लिए ही वो चूड़ियाँ बनाने, पूरे देश की ही औरतों के लिए वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। मुकेश's फैमिली इज़ पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। सो मुकेश की जो फैमिली है वो इसी परंपरागत पीढ़ियों से जो चला हुआ काम आ रहा है, जो पेशा है उस पेशे का हिस्सा है। सो मुकेश की फैमिली जो पीढ़ियों से इसी काम में लगी हुई है, चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है। चाइल्ड लेबर एंड हार्श रियलिटीज़। चिल्ड्रेन लाइक मुकेश वर्क इन हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस। सो बच्चे जो मुकेश की तरह हैं वो हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं, काफ़ी ऊंचा तापमान के ग्लास जो फर्नेसेस होते हैं उसमें काम करते हैं। द वर्क स्पेसेस, जो कार्य करने का एरिया है, जो काम करने का जगह है उनका, वो डार्क है, क्रैम्प्ड है एंड विदाउट वेंटिलेशन। सो वहाँ पे लाइट बहुत कम है, क्रैम्प्ड है मतलब एरिया बहुत छोटा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, एंड विदाउट वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन नहीं है मतलब हवा का आना जाना नहीं है, एयरलेस है, रूम्स जो हैं वो एयरलेस हैं। चाइल्ड लेबर इज इलीगल बट अराउंड 20,000 चिल्ड्रन स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। चाइल्ड लेबर जो है वो बाल जो मजदूरी है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन लगभग 20,000 बच्चे अपना जो दिन का टाइम है वो मजदूरी कर बिताते हैं और चूड़ी बनाने के काम में, एंड ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। और इस काम को करते हुए उनकी आंखों की जो चमक है, जो उनकी आंखों की रोशनी है वो लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हाउएवर नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ लीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन सच हॉरिबल कंडीशन। लेकिन उनमें से शायद किसी को नहीं पता है कि ये गैर कानूनी है बच्चों के लिए ऐसे हॉरिबल कंडीशन में, ऐसे भयावह परिस्थिति में काम करना, या उनके लिए काम करना ही इलीगल है। They work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and are at the risk of losing their eyesight due to this work. So वे जो ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर के साथ काम करते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और डिंजी सेल्स होते हैं। डिंजी सेल्स मतलब डार्क सेल्स, जहाँ ऐसे रूम जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है और विदाउट एयर होता है, एयर लेस रूम होते हैं, एंड आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर आई साइट ड्यू टू दिस वर्क। और उनको रिस्क होता है अपनी आंखों की रोशनी खो देने का इस कार्य की वजह से। Little do they know that the law against child labor, if enforced, can get Mukesh and all those 20,000 children out of the hot furnaces. But it is ignored, and the future of these children is doomed. So little do they know, मतलब शायद ही उनको पता है कि जो लॉ है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वो अगर लागू कर दिया गया है, इफ़ इन्फोर्स्ड, कैन गेट मुकेश एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। सो उन्हें शायद ही पता है कि ये जो लॉ है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, बाल मजदूरी के खिलाफ जो लॉ है, अगर उसे लागू कर दिया गया तो मुकेश और उसके जैसे जो 20,000 बच्चे हैं उनको हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाला जा सकता है। बट इट इज़ इग्नोर्ड एंड द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज़ डूम्ड। लेकिन इस लॉ को इग्नोर कर दिया जाता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, या जिन्हें पता है वो इस लॉ को इग्नोर कर देते हैं, और ये जो बच्चों का भविष्य है वो निराशा से भरा हुआ है, वो असफलता की तरफ जाता हुआ दिखता है। इज समथिंग विच इज़ डूम्ड इज़ बाउंड टू फेल। ऐसा कोई चीज़ जो कि डूम्ड है वो निराशा से भरा हुआ है, उसमें सफल होने का चांसेस नहीं है, सफलता के चांसेस नहीं है।
मुकेश's home. मुकेश टेक्स द ऑथर अनीस जंग टू हिज हाउस विच इज़ बीइंग रिबिल्ड. सो मुकेश जो है वो ऑथर अनीस जंग को अपने घर की तरफ लेके जाता है, और ऐसे घर की तरफ जिसका जो कि रिबिल्ड हो रहा होता है, जिसका पुनर्निर्माण हो रहा होता है. दे वॉक थ्रू स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज. सो ऐसी गलियों से गुजरते हैं जहाँ पे दुर्गंध होती है. स्टिंकिंग लेन्स मतलब जहाँ से दुर्गंध निकलती हैं, ऐसी गलियों से गुजरती हैं. चॉक्ड विथ गार्बेज, जो गार्बेज से भरी पड़ी हैं, जो कि कूड़े के ढेर से भरी पड़ी हैं. ऐसी गलियों से गुजरते हुए वो अनीस जंग जो कि ऑथर हैं उन्हें अपने घर की तरफ लेकर जाता है. ऑन द वे दे सी हाउसेज विच लुक लाइक hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. सो ऑन द वे रास्ते में दे सी हाउसेज, वे ऐसे घर देखते हैं जो कि हवल्स की तरह दिखते हैं, मतलब ऐसे हाउस जो डर्टी डर्टी हाउसेस होते हैं, जो ऐसे हाउस जो कि अच्छे से बिल्ट नहीं होते हैं, जो देखने में गंदे लगते हैं, और उनकी वॉल्स जो होती हैं वो टूटती हुई हैं. क्रम्बलिंग मतलब टूटता हुआ, या पुरानी जो दीवार है गिरती हुई दीवार होती है. वॉबली डोर्स, ऐसे डोर्स जो कि अपनी जगह पे ठीक से फिक्स्ड नहीं होते हैं और जो ठीक से बंद नहीं होते हैं, ऐसे डोर्स को वॉबली डोर्स कहते हैं. नो विंडोज़, और खिड़कियाँ भी नहीं होती हैं. क्राउडेड विथ फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ऐसे घर जो कि ह्यूमन से, फैमिली से और एनिमल से भरे पड़े हैं, और ह्यूमन और एनिमल वहाँ पे ऐसी हालत में रहते हैं जैसे कि पुराने समय में रहा करते थे. मुकेश स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. सो इसी तरह एक घर के सामने मुकेश जो है, घर के दरवाजे के पास मुकेश रुकता है. बैंक्स है वॉबली आयरन डोर. सो एक लोहे का दरवाज़ा होता है जो वॉबली होता है. वॉबली मतलब जो फिक्स ना हो, जो हिलाने पर कोई चीज़ जो है, दरवाज़ा जो है वो हिलता हो, या फिर कोई टेबल अगर वॉबली है तो वो हिलाने से हिलता है, या फर्श पे वो ठीक से बैठा नहीं होता है तो उसे कहते हैं वॉबली. सो जो दरवाज़ा है, लोहे का दरवाज़ा है, उसको वो वॉबली होता है और उसको बैंग करता है विथ हिज फुट, अपने फुट से उस पर हिट करता है, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोलता है. हिज हाउस इज़ अ हाफ बिल्ट शैक. सो उसका जो हाउस होता है, उसका घर होता है, वो आधा बना होता है, वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है. और शैक कहते हैं कैसे पुराने घर को जो कि देखने में अच्छा ना हो, या पूरी तरह से जो बिल्ट ना हुआ हो, या रहने लायक ना हो. इन वन पार्ट ऑफ द हाउस विच इज़ थैचड विथ डेड ग्रास. घर के एक हिस्से में जो कि थैचेड है डेड ग्रास से, जो सूखी घास से बना हुआ है. देयर इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. So घर के एक हिस्से जो कि सूखी घास से बना हुआ है, देयर इज़ ए फायरवुड, एक लकड़ी का चूल्हा होता है, स्टोव होता है. ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स. सो उस पर एक बड़ा सा बर्तन होता है, और उस पर स्पिनच के पत्ते, जो पालक के पत्ते होते हैं, वो उस पर पक रहे होते हैं. On the ground in large aluminium platters there are more chopped vegetables. So ज़मीन पर एलुमिनियम के और दूसरे जो प्लेट्स होते हैं, बड़े जो प्लेट्स होते हैं उन्हें प्लेटर्स बोलते हैं, उनमें और अन्य कटी हुई सब्जियां रखी हुई होती हैं. द डॉटर इन लॉज रोल. अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. एक वीक, एक कमज़ोर दिखाई देने वाली यंग वुमन जो है, वो खाना पका रही है पूरी फैमिली के लिए. शाम का खाना पका रही है, रात का खाना पका रही है पूरी फैमिली के लिए. थ्रू आइज़ फिल्ड विथ स्मोक से स्माइल. सो जब वहाँ पे अनीस जंग और मुकेश पहुँचते हैं घर पर, तो वो उनको देखकर मुस्कुराती है, और उसकी आँख जो है वो धुएँ से, जो फायरवुड स्टोव होता है उससे भरा होता है. फायरवुड स्टोव से जो स्मोक निकलता है उससे उसकी आंखें भरी होती है, और फिर भी वो उन्हें देखकर मुस्कुराती है. सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर. सो वो जो यंग वुमन है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. एंड कमांड्स रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. और फैमिली में उसका रेस्पेक्ट जो है एक बहू की तरह है, और वो उस घर की बहू है. सी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. सी लुक्स आफ्टर 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर. सो वो घर में 3 लोगों का ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड का, मुकेश का, और अपने और उनके पिता का. When the father enters, she withdraws behind the broken wall and veils herself, following traditional customs. So जैसा कि प्रथा होता है कि जब पुरुष जो होते हैं घर में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में प्रवेश करते हैं, तो जो बहू होती हैं वो अपना घूंघट कर लेती हैं, अपना जो चेहरा है वो घूंघट से ढक लेती हैं, और उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेती हैं. तो उसी तरह वो जो बहू है, सी विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है, विड्रॉ कर जाती है, पीछे चली जाती है. एंड वेल्स हरसेल्फ, और घूंघट कर लेती है. जनरेशंस ऑफ बैंगल मेकर्स. सो मुकेश फादर, मुकेश के जो पिता हैं, वंस अ टेलर, एक समय वो टेलर थे, इज़ एन इम्पॉवरिस्ड बैंगल मेकर्स.
मुकेश के जो पिता हैं वो एक समय एक टेलर थे, और अभी वो एक इम्पॉवरिस्ड मतलब समबडी हु डज़ नॉट हैव रिसोर्सेज, जिस जो गरीब है, हु इज़ पुअर, हु इज़ विदाउट रिसोर्सेज। सो एक ऐसे बैंगल मेकर हैं जो उनके पास बहुत पैसे नहीं हैं, बहुत संसाधन नहीं हैं। ही कुड नॉट रेनोवेट देयर हाउस और एजुकेट हिज सन्स डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। सो बरसों के कठिन परिश्रम के बावजूद जो है वो घर का रेनोवेशन नहीं करा पाए, उसको रिन्यू नहीं करा पाए, अच्छी तरह से रीबिल्ड नहीं करा पाए, और ना ही अपने बच्चों को शिक्षित कर पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच हिज सन्स व्हाट ही नोज़, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सो जो वो कर पाए हैं, जो करने में सफल हो पाए हैं, वो ये है कि उन्होंने अब जो आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स है, जो बैंगल बनाने का जो कला है, वो अपने बच्चों को सिखा पाए हैं। Mukesh's grandmother has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. सो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखी है, किस तरह जो ग्लास को पॉलिश करते वक्त जो डस्ट निकलता है वो किस तरह अंधा बना देता है, वो उसके हस्बैंड को किस तरह अंधा बना दिया। इस चीज़ को मुकेश की ग्रैंड मदर ने देखा है, यानी मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए, चूड़ी के काम में करते हुए अंधा होते हुए देखा है। She believes they are born in the caste of bangle makers and their destiny imposed by their caste is God given and unchangeable. So मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो सोचती है कि उन लोगों का जन्म जो है वो चूड़ी बनाने वाली जाति में हुआ है, और उनका जो ये भविष्य है, जो भाग्य है, जो डेस्टिनी है, वो कास्ट के द्वारा, उस जाति के द्वारा जो है वो भगवान के द्वारा ही दिया गया है और उसे बदला नहीं जा सकता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह परंपरागत रूप से पीढ़ियों से जो लोग बिना शिक्षा के इसी काम में लगे हुए हैं, किस तरह वे इसे अपना भाग्य मानकर बैठ गए हैं, और उन्होंने मान लिया है कि इससे बाहर निकल पाना उनके लिए कठिन है। उन्हें लगता है कि इस काम में वो अपनी जाति के वजह से ही हैं, और ये भगवान के द्वारा उन पर इम्पोज़ किया गया है, और इससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो इस तरह की सोच से प्रभावित होकर, इस तरह की सोच डेवलप करके वे लोग रह रहे हैं, और उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता है। सो ये जो फैमिलीज़ हैं, ये जो फैमिलीज़ में बच्चे हैं जो चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स जो है वही एक काम जो है उन्हें दिखता है, और इससे हटकर वो कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। सो वो बैंगल्स के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। सो हर घर में या हर आंगन में या हर दूसरे घर में या दूसरे घर के आंगन में या हर गली में, फिरोज़ाबाद की हर गली में, हर घर में, हर आंगन में उन्होंने बैंगल्स के सिवा कुछ देखा ही नहीं है। इससे हटकर वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। द कलर्स ऑफ बॉन्डेज। सो ये जो बैंगल मेकिंग का काम है, वो अलग अलग रंग की जो चूड़ियाँ बनाते हैं, वो चूड़ियाँ जो है वो अन्य लोग जो उसे यूज़ करते हैं उनके लिए तो रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, लेकिन इनके लिए एक बंधन के तमान बंधन के जैसा है, एक रंग का बंधन के जैसा है। सो बैंगल्स इन गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड पर्पल आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town of फिरोज़ाबाद। सो फिरोज़ाबाद के जो झोपड़पट्टी वाला जो शहर है, जो एरिया है, उनकी गलियों से, उनकी पतली गलियों से चार चक्कों वाला जो हाथ से खींचे जाने वाला जो गाड़ी है, उस गाड़ी पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो है, अनेक रंगों की चूड़ियाँ उस पर लाद कर फिरोज़ाबाद के गलियों से, पतली गलियों से उसे लेकर जाते हैं यंग मैन। Families sitting next to lines of flames of flickering oil lamps work in dark huts, welding pieces of colored glass into circles of bangles. जो families हैं जो कि flickering oil lamps का जो फ्लिकर करती है, ऐसे ऑयल लैम्प्स, ऐसे तेल के दीपक जो कि फ्लिकर करते हैं, जिनकी लौ जो है वो कम या ज़्यादा होती है हवा के वजह से, ऐसे लैम्प्स के सामने एक लाइन से वो बैठकर चूड़ी बनाने का काम करते हैं, उसको चूड़ियों को वेल्ड करने का काम करते हैं, और डार्क हट्स में बैठकर, ऐसे झोपड़ियों में बैठकर जहाँ पे रोशनी बहुत ही कम होती है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी आंखें जो है वो अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो गई है, न कि बाहर जो उजाला है उसकी तुलना में। उनकी आंखें जो है, बाहर जो उजाला है उसकी तुलना में उनकी आंखें अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो गई है, और ये जो स्थिति है, हमेशा अंधेरे में या कम रोशनी में काम करने से जो आँखें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। सो एज ए रिज़ल्ट मैनी ऑफ देम गो ब्लाइंड बिफोर अडल्टहुड। और यही कारण है, इस वजह से बहुत सारे उनमें से जो हैं बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या अन्य जो लोग हैं, और जो बच्चे हैं वो अडल्टहुड जवान होने से पहले ही उनकी आंखें जो है वो, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या वे अंधे हो जाते हैं। सविता एंड द ओल्ड वुमन।
Savita, a girl in pink, is sitting alongside an elderly woman and mechanically soldering bangles. सविता जो है एक यंग गर्ल है, वो एक पिंक ड्रेस पहने हुई है और एक बूढ़ी औरत के बगल में उनके बगल में बैठी हुई है और एक मशीन की तरह बैंगल्स को सोल्डर कर रही है। मैकेनिकली कहने का मतलब है कि उसे आदत हो गई है, वो हमेशा यह काम करती है और वो एक मशीन की तरह वो बैंगल्स को जोड़ने का काम कर रही है, बैंगल बनाने का काम कर रही है। बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वोमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। बैंगल का जो अर्थ होता है, जो बैंगल प्रतीक होता है भारतीय महिलाओं के सुहाग का, जिसे ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज कहते हैं, उनके सुहाग का, उनकी पवित्रता का प्रतीक होता है बैंगल। लिटिल डज सविता अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी इज़ मेकिंग नाउ। सो सविता को शायद ही पता है अभी उसका कि उसका क्या सैंक्टिटी है, वो जो बैंगल बना रही है उसका क्या महत्व है, क्या गुरुत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जो बैंगल वो बना रही है उसका क्या महत्व होता है औरतों के लिए। However, she will realize suddenly one day when, as a bride, her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. लेकिन जल्द ही एक दिन उसको सी विल रियलाइज सडनली वन डे, एक दिन जल्द ही वो रियलाइज़ करेगी, महसूस करेगी एज ए ब्राइड, एक दुल्हन के रूप में, जब उसका हेड जो है वो लाल सिंदूर से ड्रेप कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। ड्रेप करना मतलब डेकोरेट करना। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना, और उसके हाथ जो है वो हैना से लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल जो बैंगल्स है, लाल चूड़ियाँ उसके कलाइयों में पहना दी जाएगी। तब शायद उसे उस बैंगल का सैंक्टिटी, उस बैंगल का जो महत्व है, उसका जो ऑस्पिशियसनेस है, वो उसे समझ में आएगा। The elderly woman sitting beside her has bangles on her wrists but no joy or vision. जो elderly woman है वो, जो कि उनके बगल में बैठी हुई है, जो सविता के बगल में बैठी है, उनके हाथों में उनके कलाइयों में बैंगल्स है, लेकिन उनके जीवन में कोई जॉय नहीं है, कोई खुशी नहीं है, और आंखों में उनकी रोशनी नहीं है। यहाँ पर एक यंग गर्ल को एक एल्डरली वुमेन के पास बिठाकर किस तरह ऑथर ने ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ये जो यंग गर्ल है वो कुछ समय के बाद वो इसी एल्डरली वुमन की तरह उसका फ्यूचर होगा, या इस एल्डरली वुमन का जो थी वो पहले सविता की तरह ही उसने काम करना शुरू किया यंग एज में, और उसी काम में वो लगी हुई है, और अभी तक उसे कोई भी जॉय, कोई खुशी नहीं मिली है, और उल्टे उसकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो यहाँ पे एक साइकिल को दिखाता है, एक ऐसे चक्र को दिखाता है कि जिस चक्र में वे लोग फंसे हुए हैं इस चूड़ी बनाने के काम में लगकर, और उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। इस काम में रहने की वजह से वो एजुकेशन से दूर हैं, शिक्षा से दूर हैं, और कुछ अलग हटकर सोचने से दूर हैं, वो ड्रीम से दूर हैं, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ देखते नहीं हैं, और जब हम कुछ अलग देखते नहीं हैं तो हम कुछ अलग सोचते भी नहीं हैं। She says she has never had a full meal in her life. So जो elderly woman है, जो सविता के बगल में बैठी है, वो कहती हैं कि वो कभी भी एक पूरा भोजन, एक अच्छा भोजन, एक स्क्वायर मील जो कहलाता है, एक अच्छा भोजन अपने जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया। यह इस बात को दिखाता है कि किस तरह एक बरसों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें संतुष्ट करने वाला भोजन आज तक उन्होंने नहीं खाया है। This clearly illustrates the deprivation and extreme poverty that she has been through despite her life of hardship and toil. So ये स्पष्ट रूप से शो करता है, डिस्प्ले करता है, इलस्ट्रेट करता है डेप्रिवेशन को, अभाव को, और एक्सट्रीम पॉवर्टी को, और अत्यधिक गरीबी को जो जिससे वो गुजरी होंगी, डिस्पाइट हर लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड टॉयल। सो पूरे जीवन के कठिनाई और परिश्रम के बावजूद वह इस एक्सट्रीम पॉवर्टी और डिप्रिवेशन से गुजरी होंगी। यह बात दिखलाता है उनका ये कहना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी फुल मील नहीं खाया है, एक अच्छा भोजन नहीं किया। The hopelessness of families engaged in bangle making. The elderly woman's husband, an old man with a flowing beard, regrets about his life's only achievement, stating, "I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in." So जो elderly woman के husband है, जो बूढ़ी महिला है, उनके हस्बैंड है, वो एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी एक लंबी दाढ़ी है, वो रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं अपने जीवन के एकमात्र अचीवमेंट को लेकर, जो कि एक अचीवमेंट है, फिर भी उस अचीवमेंट से खुश नहीं है, और उस पर रिग्रेट करते हुए, पछतावा करते हुए कहते हैं, "आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स." सो मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं आता है, मुझे चूड़ी बनाने के अलावा या चूड़ी के काम के अलावा कुछ भी नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं जो कर पाया हूँ, मैं वह जो कर पाया हूँ वो यह है कि फैमिली को रहने के लिए मैंने एक घर बना दिया है, यही मैं कर पाया हूँ।
he has only known bangle making. उसे उन्हें केवल बैंगल मेकिंग का काम आता है. In Firozabad, even a roof over one's head is seen as success because few people living there have been able to build a house in their lifetime. फिरोज़ाबाद में अगर एक जो आपके सर के ऊपर छत होना भी सक्सेस के रूप में देखा जाता है, सफलता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कम ही लोग वो जो वहाँ रहते हैं अपने जीवन काल में एक घर बना पाए हैं. सो जो एल्डरली वुमन के जो हस्बैंड हैं उनका ये जो अचीवमेंट है वो कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली के लिए एक घर कम से कम बना दिया है रहने के लिए. हंगर एंड हेल्पलेसनेस हॉन्ट एवरी होम. सो हंगर जो है, भूख जो है और लाचारी जो है वो हर घर की कहानी है, हर घर में दिखाई देता है. इट हॉन्ट्स एवरी होम. हेल्पलेसनेस हम लोग कह सकते हैं विवशता को, कुछ न कर पाने की हालत हेल्पलेसनेस है. भूख, वहाँ हर घर में लगभग लोग भूखे हैं या अच्छे भोजन से वंचित हैं. द vicious circle, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. So ये जो लाइन है या ये जो पैराग्राफ है वो इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है. एक समरी की तरह है इस चैप्टर के बारे में कि जो क्राई है, जो कंप्लेंट है, जो क्राई है, जो रोना है इनफ पैसे नहीं होने का, मनी नहीं होने का, पैसे नहीं होने का, कुछ भी कर पाने के लिए बैंगल मेकिंग के काम को छोड़कर अन्य कुछ भी कर पाने के लिए पैसे का न होना और पर्याप्त भोजन करने के लिए पैसों का न हो पाना जो है वो हर घर में दिखाई पड़ता है या हर घर की कहानी है. वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उनके हर घर में ऐसा ही है. उनके पास उतने ही पैसे हैं कि वो किसी तरह बैंगल मेकिंग का काम कर सकते हैं और इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो एक अच्छा भोजन कर पाएँ. द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. सो जो यंग मैन है, जो नवयुवक हैं, वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो उनके पिता हैं या फोर फादर्स हैं, उनकी ही लैमेंट को, उनके ही कंप्लेंट को, उनकी ही शिकायतों को वो एको करते हैं या उनका जो कहना था, उनका जो रोना था, उनके फादर्स या फोर फादर्स का जो कंप्लेंट था, वरी था, जो चिंता था, वही चिंता इन यंग मैन का भी है. एजुकेशन का ना होना, अभाव का होना, बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ करने के लिए पैसों का ना होना, ये सारी चिंताएं जो है और ये सारी जो कंप्लेंट है, ये सब रोना जो है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है उनके लिए, इन फैमिलीज़ के लिए. लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, इट सीम्स, इन फिरोज़ाबाद. सो फिरोज़ाबाद में टाइम के साथ बहुत कम चेंज हुआ है. नथिंग हैज़ चेंज और ऑलमोस्ट नथिंग हैज़ चेंज विथ टाइम इन फिरोज़ाबाद. सो फिरोज़ाबाद में वहाँ पे जो चूड़ी बनाने के वाली फैमिलीज़ हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ भी बदला नहीं है फिरोज़ाबाद में. ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, माइंड नमिंग मतलब बोरिंग जो परिश्रम है, एक ही तरह का जो परिश्रम है, बोरिंग, मोनोटोनस जो काम है, मोनोटोनस नेचर ऑफ जो उनका वर्क है, चूड़ी बनाने का जो काम है, वो सारे इनिशिएटिव मतलब कुछ नया करने का एबिलिटी जो होता है, खुद से डिसीजन लेकर कुछ नया करने की जो इनिशिएटिव है, अपने से डिसीजन लेना, कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ये कहलाता है इनिशिएटिव. सो ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव. सो जो इनिशिएटिव होता है व्यक्ति के अंदर, उस इनिशिएटिव को इस बोरिंग मोनोटोनस काम ने, चूड़ी बनाने के काम ने ख़त्म कर दिया है, उसे मार दिया है. एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और जो स्वप्न देखने का जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, उसे भी समाप्त कर दिया है. ये पैराग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसे इसमें लगभग पूरे चैप्टर का भाव है कि किस तरह वहाँ की फैमिलीज़ जो हैं अभाव में रह रही हैं, किस तरह डेप्रिवेशन में रह रही हैं, और उस डेप्रिवेशन से निकल कर बाहर आने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या एबिलिटी टू ड्रीम नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई लीडर नहीं है. यंग मैन आर ट्रैप्ड बाय मिडिल मैन जस्ट लाइक देयर फादर्स एंड फोर फादर्स. जो यंग मैन है वो जाल में फंसे हुए हैं, मिडिल मैन के जाल में फंसे हुए हैं. जस्ट लाइक देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, ठीक अपने पिता या अपने जो पूर्वज हैं उनके वो जैसे फंसे हुए हैं मिडिल मैन के जाल में, उसी तरह यंग मैन भी जो है वो फंसे हुए हैं, यानी पीढ़ियों से ऐसा ही चलता आ रहा है. दे फियर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ड्यू टू पुलिस हैरेसमेंट फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. सो जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप लोग कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हो मिडिल मैन से बचने के लिए, मनी लेंडर से
बचने के लिए, साहूकार से बचने के लिए। तो वो ये कहते हैं, चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि कोऑपरेटिव्स फॉर्म करने से वो पुलिस जो है उन्हें हैरेस करेगी, क्योंकि वो जिस तरह का काम करते हैं वो इलीगल है और उसमें चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व है। ये जो चूड़ी बनाने का काम है और जिस कंडीशन में वो काम को परफॉर्म करते हैं वो इलीगल है, उनका जो काम है वो उसका नेचर इलीगल है और चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व है, इसलिए वो कोऑपरेटिव्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं। एक ग्रुप जो है वो मिडिल मैन के अगेंस्ट नहीं फॉर्म कर पाते हैं, अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कोई भी एक यूनियन या कोऑपरेटिव्स या ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाते हैं। दे लैक अ लीडर और गाइडेंस, तो उनके पास लीडर का अभाव है, गाइडेंस का अभाव है। Very young men and their equally exhausted fathers engage in conversations that circle endlessly around poverty, apathy, greed and injustice. So very मतलब टायर्ड जो यंग मैन है और उतने ही टायर्ड उनके जो फादर्स हैं, उनके जो पिता हैं और उनके जो पूर्वज हैं, जितने यंग मैन टायर्ड हैं उतने ही टायर्ड उनके फादर्स हैं, या फादर्स जितने टायर्ड हैं उनके बच्चे भी उतने ही टायर्ड हैं। और दे ऑल इंगेज इन कॉन्वर्सेशन, बस इसी तरह की बातचीत में लगे हुए हैं। उनका जो बातचीत है वो एंडलेसली बिना ख़त्म हुए इसी बात के चारों तरफ घूमता रहता है कि वो किस तरह गरीब हैं, कैसे एपैथी है और उनके काम के प्रति या कुछ नया सोच नहीं पाते हैं, और या फिर उनकी जो कंडीशन है उसके प्रति लोगों की एपैथी है। लोग इनडिफरेंट हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने की, या फिर वो खुद भी इनडिफरेंट हो चुके हैं। वो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में पीढ़ियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं और यही काम करते हुए अपना गुजारा कर रहे हैं। और वो इस पर भी बात करते हैं कि कैसे लोग मिडिल मैन या साहूकार जो है लालच करते हैं और वो किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दूसरी मीनिंग इसका ये भी कहा समझा जा सकता है कि कैसे पॉलिटिशियन जो है और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एंड इनजस्टिस, और जो इनजस्टिस है वो उसका इन सब चीज़ों इन सारी चीज़ों के अराउंड उनका जो है वो एंडलेसली बातें करते हैं जो यंग मैन है, और या जो उनके जो एल्डर्स है वे सब बस पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस के अराउंड कॉन्वर्सेशन करते हैं। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, लिसनिंग टू देम द ऑथर सीज टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। सो ये सब बातें सुन के ऑथर अनीस जंग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि दो क्लियर वर्ल्ड्स हैं, दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, दो अलग अलग दुनिया है। फर्स्ट जो वर्ल्ड है वो उन फैमिली की दुनिया है जो कि इस पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं और स्टिग्मा ऑफ कास्ट से बर्डन है। सो स्टिग्मा उसे कहते हैं समथिंग दैट यू आर अशैम्ड ऑफ, ऐसा कुछ जिसे आप लज्जित हो या जो आपके लिए शर्मिंदगी का कारण हो। तो उन्हें उनका जो कास्ट है वो एक स्टिग्मा की तरह है, एक उनके लिए एक नेगेटिव फीलिंग्स की तरह है, और जिस कास्ट में वो बॉर्न हुए हैं चूड़ी बनाने का काम जो है। सो ये जो फैमिलीज़ हैं ये एक दुनिया है जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और अपने कास्ट के स्टिग्मा में फंसे हुए हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे कास्ट में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे उनका चूड़ी बनाना ही उनका परंपरागत पेशा मान लिया जाता है। सिर्फ लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि उनके द्वारा भी ये मान लिया जाता है कि वो चूड़ी बनाने के जाति में पैदा हुए हैं और उन्हें यही काम करना चाहिए। सो इसके बाहर से वो दबे हुए हैं, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। ये एक दुनिया हो गई जिसे अनीस जंग क्लियरली देख पाती हैं। सेकंड जो वर्ल्ड है वो है उस विशेष सर्कल का, वो जो कुचक्र है, वो जो सर्कल है, वो जो क्रूअल जो सर्कल है, विशेष जो है सर्कल है, जो मजबूत निर्दयी सर्कल है, कुचक्र है साहूकारों का, जो मनी लेंडर्स हैं और जो मिडिल मैन हैं, जो चूड़ी बनाने और मार्केट में बेचने के बीच में जो उनकी मदद करते हैं या जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। द पुलिस मैन जो कीपर्स ऑफ लॉ हैं वो किस तरह वो चाइल्ड लेबर को के लॉ को न इन्फोर्स करके उनकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं, ये इन सारे लोगों के द्वारा जो एक विशेष सर्कल है, जो क्रूअल सर्कल है, जो एक मजबूत सर्कल बनता है, वो एक अलग दुनिया के रूप में ऑथर उसे देखते हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. So ये दोनों ही मिलकर जो है एक बैगेज जो है, बर्डन जो है उस बच्चे पे लाद दिए हैं जो कि वो नीचे नहीं रख सकता है। सो यहाँ पे हम इन दोनों
ही वर्ल्ड की बात कर सकते हैं कि ये जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ जो हैं वो लालचवश की उनके जो बच्चे हैं अगर उनके काम में हाथ बटाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। इस लालच की वजह से वो अपने बच्चों को एजुकेट करने का नहीं सोचते हैं और उन्हें चाइल्ड लेबर को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को ऐसे काम में लगाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो साहूकार, मिडिल मैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अलग अलग ढंग से इन फैमिलीज़ का इन चिल्ड्रेन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। सो ये जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन हैं जो कि चूड़ी बनाने के काम में अपने फैमिली का हाथ बटाते हैं, वो उसे ठीक उसी तरह स्वाभाविक भाव से एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कुछ वर्षों पहले उनके पिता ने किया होता है। सो ये सर्कल जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह ये होता आ रहा है और वे एजुकेशन के अभाव में पीढ़ियों से ये फैमिलीज़ चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करना जो होगा वो साहस करने के समान होगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो डेयरिंग है साहस करना जो है उसके उस बच्चे के या उन बच्चों के परवरिश का हिस्सा ही नहीं है। उनके जो फादर हैं, जो एल्डर्स हैं, उन्होंने डेयर करना उन्हें सिखाया ही नहीं, उन्हें सीख ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें उनके साथ भी वैसा ही हुआ है। उन्हें भी डेयर करने का, उनके जो काम करते हैं उससे अलग हटकर कुछ भी सोच करना या सोचना उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी ऐसा नहीं सिखाते हैं। A small spark of hope. Mukesh's dream to become a mechanic ब्रिंग्स होप। सो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जो मुकेश का जो ड्रीम है वो मैकेनिक बनने का, वो जो है एक रे ऑफ होप की तरफ है, एक आशा की किरण की तरफ है, वो उम्मीद लाती है। द ऑथर इज चीयर्ड व्हेन शी सेंसेस अ फ्लैश ऑफ डेयरिंग इन मुकेश इज विश। सो जो ऑथर है वो खुश हो जाती हैं जब वो महसूस करती हैं, सेंस करती हैं फ्लैश ऑफ डेयरिंग, एक हल्की सी झलक उनमें साहस की दिखाई देती है मुकेश के विश में, जब वो मुकेश कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। सो ये जो है उसकी जो इच्छा या ड्रीम एक मोटर मैकेनिक बनने की वो दिखाती है कि उसमें एक डेयरिंग है, एक फ्लैश ऑफ डेयरिंग है उसमें, जो कि उसे कुछ अलग हटकर करने के लिए सोचता है। वो कुछ अलग हटकर करने का सोचता है, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ अलग हटकर करने की सोचता है। वो ही इज़ विलिंग टू वॉक फार टू अ गैरेज टू लर्न, और वह इच्छुक भी है। वो दिखाता है कि किस तरह वह अपने स्वप्न को पूरा भी करना चाहता है, क्योंकि वह इच्छुक है, दूर दूर चलकर जाकर वो गैरेज में जाकर सीखना चाहता है मोटर मैकेनिक का काम। When asked about flying a plane, do you also dream of flying a plane? मुकेश says no. So मुकेश से जब पूछा जाता है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, क्या तुम सपने देखते हो प्लेन उड़ाने का, तो वो ना कहता है। He dares only to dream of cars because he has seen cars hurtling down the streets of his town. वह स्वप्न देखता है केवल कार चलाने का, केवल कार का स्वप्न देखता है क्योंकि उसने कार को देखा है दौड़ते भागते हुए शहरों की गलियों में, कार को चलते हुए उसने देखा है। एयरप्लेन्स आर रेयर इन हिज स्काइज, एयरप्लेन्स जो है वो फिरोज़ाबाद की स्काई में शायद ही दिखाई पड़ता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम ही एयरप्लेन्स जो हैं वो फिरोज़ाबाद के आसमान पर दिखाई पड़ती हैं या उड़ती हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ के जो बच्चे हैं, मुकेश जो है एक एग्जाम्पल की तरह है कि वहाँ के सारे बच्चों के एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि किस तरह वहाँ के सारे बच्चे कुछ भी अलग हटकर चूड़ी बनाने के काम से अलग हटकर कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। मुकेश का जो ड्रीम है वो भी एक ऐसा ड्रीम है जो कि कुछ इनोवेटिव नहीं है, क्योंकि वो कार्स को देखा है हटल डाउन करते हुए स्ट्रीट्स में, दौड़ते हुए कार को चलते हुए देखा है उसने, दौड़ते हुए देखा है कार को, इसलिए वो कार के बारे में सोच पाता है। चूड़ी के अलावा जो एक अन्य चीज़ देखा है वो है कार, तो इसलिए वो कार मैकेनिक बनने का सोचता है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो अनीस जंग जो है यहाँ पे कहते हैं कि वो उनका जो पूरा वर्ल्ड है चूड़ी बनाने का, जो फैमिलीज़ हैं उनमें स्पेशली जो बच्चे हैं, उनका जो वर्ल्ड है पूरा ब्लीक है, वो होपलेस है। वहाँ पे होप जो है वो ना के बराबर दिख रही है। और जब उसे पूछा जाता है कि क्या तुम प्लेन फ्लाई करने का ड्रीम करते हो, तो वो ना में जवाब देता है। वो इस बात का प्रतीक है कि उसने चूँकि प्लेन नहीं देखा होता है, फिरोज़ाबाद के आकाश पे उसने बहुत ज़्यादा प्लेन उड़ते हुए नहीं देखा होता है, इसीलिए वो कभी प्लेन उड़ाने के बारे में नहीं सोच पाता है।